मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आज बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे। हिंदी के किसी भी इम्तहान के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और हिंदी के सभी साथियों को वीडियो शेयर कीजिएगा। और इससे पहले कि जो भी आपको वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। बीए फर्स्ट ईयर की चाहिए, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 4 ऑप्शन होंगे जिनको मैं नहीं पढ़ूंगा, जल्दी से 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें जो है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की समय सीमा मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होने वाला है। सवाल नंबर 2, प्रश्न दूसरा देखिए। भारतेंदु युग का नामकरण किस महान कवि के नाम पर हुआ? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है। सवाल प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है? यानी युग जो भारतेंदु युग है उसका कवि नहीं है। तो आपका जवाब होगा, आपका उत्तर होना चाहिए नवीन। नवीन जो हैं वो इस युग के नहीं हैं। प्रेमधन हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र, ये तीनों जो हैं राइटर वो भारतेंदु युग के ही कवि हैं, राइटर हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। प्रेम सागर के रचनाकार का नाम क्या है? तो प्रेम सागर जो है उसके रचनाकार का नाम है लल्लू लाल कवि। इसके बाद में सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? सितारे हिंद, याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सितारे हिंद किसका नाम है? तो आपको नाम याद रहे, शिव प्रसाद जी का। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। भारतेंदु युग में काव्य रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग होता था? भारतेंदु युग में, फिर सुनिए, काव्य रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग होता था? तो आपका जवाब होना चाहिए ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का प्रयोग भारतेंदु युग में सर्वाधिक हुआ है। और ये वीडियो आप अगर देख ना रहे हैं तो अगर एक बार सिर्फ सुनेंगे तब भी आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। भारतेंदु युग में काव्य रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग होता था? यह भी हमने प्रश्न आपके सामने रखा है, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखिए। भारतेंदु युग के समय साहित्य केंद्र था, यानी कौन सा साहित्य का केंद्र था? तो ये काशी जो है वो साहित्य का केंद्र बना हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, ये है, रोह बहु सब मिल आबो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये उपयुक्त जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं? तो आपका इसमें जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचनाएं हैं। और भारत एक दुर्दशा के नाम से जो उन्होंने रचना लिखी थी उसी से ये ली गई हैं। अगला प्रश्न देखिए। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? अब द्विवेदी युग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना पड़ेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही लिखा हुआ जो है एक बहुत बड़ा निबंध है, निबंध, उसमें यक्ष और यक्षिणी की प्रेम कहानी बयान की गई है, लिखी गई है, वो उसका नाम है मेघदूत। उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र हैं, इन्होंने ये बात कही है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका उत्तर होना चाहिए 1893। इसके बाद में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो आपका उत्तर होना चाहिए 1900 में। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला? तो कब इन्होंने संपादन करना प्रारंभ किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो आपका उत्तर होगा 1903 से। इसके बाद में सरस्वती पत्रिका के प्रारंभिक संपादक थे, प्रारंभिक यानी शुरुआती, तो कौन थे? यह श्याम सुंदर दास इसके प्रारंभिक संपादक थे।
द्विवेदी की भाषा कौन सी थी, जैसे अभी पूछ रहे थे भारतेंदु की भाषा कौन सी थी, तो वो ब्रज थी। लेकिन उसके बाद द्विवेदी युग जब शुरू हुआ तो उसकी भाषा जो है वो खड़ी बोली हो गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दी गई थी। तो आपका ये तो सबको पता होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त है। अगर मैथिली शरण गुप्त ना हो तो फिर वहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का दिया जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस रचनाकार के आधार पर गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, यानी किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि जो है वो भारतेंद्र किसको गुप्त जी को दी गई थी। तो वो रचना का नाम आपको भारत भारती, ये सबसे इम्पोर्टेंट इनकी रचना है। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त की पहली पुस्तक कौन सी थी, पहली पुस्तक कौन सी है, यानी पहली उनकी पुस्तक कौन सी है, तब आपका जवाब होगा रंग में भंग। रंग में भंग इनकी पहली पुस्तक मानी जाती है। इसके बाद में 19 नंबर प्रश्न देखिए, किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। तो आपका उत्तर होगा श्रीधर पाठक जो हैं, इनको पहला खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इसके बाद में छायावाद का सीमांकन है, यानी छायावाद का समय काल क्या है। तो छायावाद का समय काल तो आप लोगों को पता होना चाहिए। छायावाद का 1918 से 1936 के मध्य इसका काल है। अब अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, छायावाद को मधुरचर्या किस आलोचक ने कहा। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मधुचर्या इसको कह दिया है आचार्य। इसके बाद में छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन नहीं है, तो चारों के नाम याद रख लो, आपको पता चल जाएगा। इसमें जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद भी हैं, निराला है, पंत है, महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ हैं छायावाद के। छायावाद को छायावाद नाम दिया किसने, यानी इसको छायावाद का नाम किसने दिया है, तो ये है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने ये नाम दिया है। इसके बाद छायावादी काव्यधारा के समांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही। तो छायावाद के समांतर चलने वाली काव्यधारा जो है वो ये राष्ट्रीय संस्कृति भी एक धारा चलती थी जो उसके समकाल में चलती थी। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना। तो आपका जवाब होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए नंद दुलारे वाजपेयी। आगे मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो ये हुआ था श्री शारदा, ये पत्रिका थी श्री शारदा और इसी में ये प्रकाशित हुआ था। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, छायावाद विलायती अभिभंजनावाद का विलायती संस्करण है, ये कथन है। किसका कथन ये है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। इसके बाद में किस आलोचक ने छायावाद का संबंध 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति से जोड़ा है। तो आपका उत्तर होना चाहिए नंद दुलारे वाजपेयी। ऐसे समझ लिए नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं वो समर्थक हैं छायावाद के, और उसके आलोचक उसको गलत ठहराने वाले की जो हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। तो ये कहा है इन्होंने छायावाद को ही, छायावाद को ही कहा है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता की थी मुंशी प्रेमचंद ने और ये 1936 में हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ इसकी स्थापना। और इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो लखनऊ में हुई थी, दूसरी कोलकाता में, तीसरी दिल्ली में, चौथी हैदराबाद में। 8 बैठकें हुई 1936 से 1954 के मध्य। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है, यानी प्रगतिवाद जो है उसकी समय सीमा क्या है। तो इसका उत्तर
तो प्रगतिवाद जो है उसकी समय सीमा जो मानी जाती है वो 1936 से 1943। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना प्रथम बैठक कहाँ हुई, अभी मैंने बताया था, लखनऊ में। इसके बाद में हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी चाहिए, ये किसने कहा था? ये पहली ही बैठक में मुंशी प्रेमचंद ने कहा था और यही इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे थे, याद रहे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 34 देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बता चुका हूँ, मुंशी प्रेमचंद ने अध्यक्षता की थी। इसके बाद में अगला देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मैथिली शरण गुप्त जो हैं उनकी ये पंक्तियाँ हैं। अगली भी पंक्तियाँ देखिए, ये किसकी हैं? जो भरा नहीं है वो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह पंक्तियाँ जो हैं ये हैं स्नेही की। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। ये किसका कथन है? तो ये कथन आपको याद रहे, ये राम कुमार वर्मा का है। राम कुमार वर्मा एकांकी के लिए बहुत ही, दीपदान इनका बहुत ही फेमस एकांकी है, एकांकी के लिए बहुत ही सक्षम माने जाते हैं और एकांकी में इन्होंने बहुत काम भी किया है। अगला प्रश्न देखिए, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? तो आपका निसंकोच उत्तर होना चाहिए नंद दुलारे वाजपेयी। जहाँ पर भी तारीफ की बात आए छायावाद की, वहाँ नंद दुलारे वाजपेयी को ही लगाने की कोशिश कीजिए। आगे पंक्तियाँ दी जाती हैं, पंक्तियाँ हैं, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। तो ये रचना, ये पंक्तियाँ जो हैं, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आप निसंकोच लगाएं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर दे, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो कामायनी, सभी को पता होगा जयशंकर प्रसाद का है ये कामायनी, नहीं यहाँ पे तो प्रिय प्रवास, हाँ सॉरी, खड़ी बोली का प्रिय प्रवास ही है, प्रिय प्रवास जो है वो ही है, सही है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न 41 नंबर देखिए, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 1943 से, जब छायावाद 1943 में खत्म महासंघ खत्म हुआ, उसके बाद से इसका प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 42 देखिए, प्रश्न नंबर 42 है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हीरानंद सच्चिदानंद वात्सल्य जो हैं उनका काव्य का संग्रह है, तो ये कब प्रकाशित हुआ? तो आप 1943 इसमें लगाएंगे। तार सप्तक के संपादक हैं, तो ये तार सप्तक के संपादक अज्ञे ही हैं, अज्ञे ने ही किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न 44 नंबर पे है, कितने तार सप्तक का प्रकाशन कितने तार सप्तक का प्रकाशन, यानी कितने बार ग्रंथ ये प्रकाशित हुआ है संग्रह? तो ये हुआ है 4 बार, 4 बार हुआ है। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1991 में, यहीं से आधुनिक कविता का प्रारंभ माना जाता है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ? प्रिय प्रवास जो है इसका प्रकाशन 1914 में हो गया था। कामायनी के रचनाकार पूछा जाता है तो ये जयशंकर प्रसाद है, 1936 में इन्होंने रचना की है इसकी। इसके बाद में 48 नंबर प्रश्न देखिए, प्रगतिवादी साहित्य का मूलधार है, यानी क्या उसका मूलधार है? तो आपका इसमें उत्तर होना चाहिए मार्क्सवाद। यह काल मार्क्सवादी विचारधारा थी, इसीलिए प्रगतिवादी संघ की स्थापना की गई थी। दूसरा आखिरी प्रश्न देखिए, केदारनाथ अग्रवाल संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं?
तो ये इसका आप केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो प्रगतिवादी से ही संबंधित हैं। ये आपका पहला ऑप्शन सही होने वाला है। तो इस तरह ये 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चनों पे आज मैंने चर्चा की जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर थे। इसी तरह से चलते रहेगी ये सीरीज, और इससे आपको हिंदी के सारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप के साथी या कोई और भी हिंदी जिनके पास है उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।